सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होने वाला हमारा मॉक टेस्ट नंबर 19 होने वाला है ना, तो इसमें हम अपने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको लगाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, तो उन सारी प्रॉब्लम को हम लोग अपने प्रैक्टिस के जरिए ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है ना। कल वीडियो नहीं आ पाई थी जिसका कुछ कारण था, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1-2 दिन बीच में वीडियो नहीं आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी वीडियो मेरे दोस्त पढ़ चुकी हैं आपकी कि आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना जब पसंद आएगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। आइए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि P और Q दो लोग हैं आपके, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। उनकी आय का अनुपात मतलब रेशियो ऑफ इनकम आपको दिया गया 8:11, और व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 2:3 है। फिर कहा गया यदि दोनों की बचत यानी सेविंग 50,000 है तो क्यों की आय आपसे पूछा है। बस नॉर्मल सा प्रश्न है, इजीली आप सॉल्व कर दोगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि मैंने आपको करा रखा है। एक ही कंसेप्ट लगता है, वो क्या लगता है, हमने आपको बताया था कि आप इतना याद रखो कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है बचत प्लस में खर्च, यही ना होता है। अब देखो, आपको यहाँ पर भाई तो मानना तो पड़ेगा, हमको रेशियो में एक्स तो लगाना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन आप मेन मुद्दा आपका है कि आपको किसका और रेशियो दिया गया, आपको खर्च व्यय का रेशियो दिया गया ना। तो अगर मैं बचत को इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, आय माइनस के बचत बराबर के क्या बनेगा, खर्च बनेगा। और यही फार्मूला हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। फार्मूला क्या है भैया, ये सब डेली जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें होती हैं। अब देखो, क्वेश्चन में हमें दिया गया आय, अगर आय का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 8:11, तो हम मानते हैं कि इनकी आय 8x होगी और ये किसकी आय होगी, क्योंकि पहले P दिया है तो ये P की आय होगी, और Q की आय कितना है तो 11 है, तो हमने मान लिया ये 11x होगी। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो, P अनुपाते Q आपको क्वेश्चन में दिया गया, क्योंकि बट्टे अनुपात को हम बट्टे भी कह सकते हैं। P है हमारा 8x हमने लिख लिया, Q है हमारा 11x हमने लिख लिया। अब कह रहा दोनों की बचत, दोनों की बचत का मतलब प्रत्येक कितना बचाता है, 50,000 बचाता है। तो ये आय का अनुपात हो गया ना। अब इसमें से हम बचत को घटा दें तो बचत दोनों की कितनी, 50,000। तो यहाँ पर भी मैंने 50,000 माइनस कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 50,000 माइनस कर दिया। और ये किसके बराबर होगा, खर्च के बराबर, क्योंकि आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा, और खर्च का अनुपात हमें दे रखा कितना, 2:3। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 का 8 में करोगे तो 8 त्रिक कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 24x माइनस के 5 और 3 कितना हो गया, 15। ये 4 जीरो ऐड कर दोगे तो 1 2 3 और 4 हो गया ना, बराबर। अब इसको गुणा करो, 11 दूना कितना हो गया, 22x हो गया। ये 22x माइनस के 2 5 कितना हो गया भैया, 10, 2 5 10, कितने जीरो, 2 2 4 जीरो और लगा दो, तो 1 2 3 और 4 जीरो हमने और लगा दिया। 50,000 का 2 से गुणा करेंगे 1 लाख आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख, आसान हो गया। 22x को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये हो गया 24x, उधर से 22x प्लस का आ गया माइनस में, बराबर। उस तरफ आपका क्या था, माइनस का मेरे दोस्त आपका 1 लाख था, माइनस का 1 लाख था। ये माइनस का 1.5 लाख उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में क्या हो जाएगा,
15, उसके बाद कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। सॉल्व करो, 24 से अगर 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और 2x बराबर कितना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपका 50,000 बचेगा। कितना बचेगा, 50,000, क्योंकि ये 1,50,000, ये 1,00,000, 1,00,000 घटा दोगे 1,50,000 से तो आपका 50,000 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, x की वैल्यू आ गई 25,000, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 25,000। आपसे पूछे क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछे है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ क्यू, जो क्यू है उसकी कितनी आय है, क्यों की कितनी है, 11x, तो इसका 11x ना होकर 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 25,000। हमने x का मान रख दिया 25,000, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 11 पछे 55, 5 आ गया, 11 दूना 22, 5 27, और ये पीछे से 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 2,75,000 आपका सही जवाब होगा। कितना जवाब होगा, 2,75,000 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, केवल यही कंसेप्ट फॉलो कराइए कि अगर आय से बचत को घटा देंगे तो बचेगा क्या, हमारा खर्च। कभी कभी बचत का रेशियो दे देगा और खर्च आपसे पूछेगा, तो आप इधर बचत को नहीं घटाओगे, तब इधर आप खर्च को घटाओगे और बचत का अनुपात यहाँ पर लिख दोगे। बस कंसेप्ट समझिए, बाकी चीज़ें आपकी सेम ऐसे रहने वाली है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँचते हैं, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझ लीजिए मेरे दोस्त कि अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3a बराबर आपको दिया गया है 2b, उसके बाद कामा है आपको b अनुपाते c दिया है, वो कितना दिया गया, 2:3 दिया गया, और फिर आपको दिया गया c बराबर 3/5 के d। तो आपसे पूछे है कि a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d कितना होगा, ये आपसे पूछे है और इतना डाटा आपको दिए है। आप एक बार कोशिश करो बताने की क्या आएगा उत्तर, एक बार कोशिश करो बताने की क्या आएगा उत्तर। देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो रेशियो मैंने बताया वही रेशियो आप यहाँ पर लगाओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले कितने आपके यहाँ पर चर राशियाँ हैं, कितनी, a है, b है, c है और d है, और कुछ आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले हमें क्या क्या दिया गया भाई, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d, यही तो हमसे पूछे हैं, हमने ये इतना लिख लिया। अब इधर जरा समझो, हमने कह दिया कि ये जो 3a और 2b लिखा है, ये भैया 3a बराबर लिखा है कितना, 2b। अगर मैं यहाँ से a/b निकालूँ, a/b का मतलब a अनुपाते b, तो b को हमने इधर भेज दिया बटे में, 3 को भेजेंगे तो बटे में, यानी क्या आएगा 2/3, यानी a/b कितना आ गया 2/3। फिर आपको b अनुपाते c दे रखा है, यानी b/c दे रखा, कितना 2/3, ये भी दे रखा। लेकिन जैसे मैं c पे आता हूँ तो c बराबर हमें दिया है 3/5d। अब बात को समझना, 5 बटे से इधर आएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा 5c बराबर के 3d। अब देखो पहले जैसा बन गया, c बटे d को इधर ले आएंगे और इधर आपका बचा 3, और ये 5 गुणे से इधर आ गया बटे में। अब इतना सारा पता है तो वैल्यू रखो। सबसे पहले a का मान 2 रखो और b का मान 3 रखो। a के नीचे हमने 2 रखा और b के नीचे कितना रखा, 3 रख दिया। अब आपको b का मान 2 रखना है, c का मान 3 रखना है, तो b के नीचे रखोगे ना तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर c का मान 3 रखो, d का मान 5 रखो। c का मान हम 3 रखेंगे और d का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। बस मेरे दोस्त आप यहाँ पर लड़ाई कंसेप्ट लगा दो जो मैंने आपको बताया था। भाई यहाँ से 3 यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 3 जो आपका है इधर भी आ जाएगा और ये 3 आपका इधर भी आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, है ना।
3 दूनी 6 और 6 तिरिक कितना हो गया 18 हो गया। फिर यहाँ हो गया 3 तिरिक का 9, 9 तिया कितना हो गया 27 और यहाँ हो गया 5, ये 3 इधर आ जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45 हो गया। क्लियर। आप देखो 3 से कट जाएगा, सारा 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 नवा 27, 3 एक कम 3 पंजे 15, 4:6:9:15 आपका राइट आंसर। क्या आपकी समझ में आया है? 4:6:9:15 आपका सही जवाब है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है ना। समझ गए भाई चीज़ों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, आओ अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखो जरा और समझ के बताना क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैं, ये क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि 3,000 रुपये का 16.2/3% की दर से 8 माह का आपसे साधारण ब्याज पूछे है, सिंपल इंटरेस्ट पूछे है कि प्रिंसिपल है 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16:2/3% एंड टाइम है आपका 8 मंथ्स। तो आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मेरे दोस्त एक बात को याद रखना, मैं क्वेश्चन जो आपके लाता हूँ सेम वैसे ही लाता हूँ जैसे क्वेश्चन आप में बन सकते हैं, है ना। मैं अपने पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर में कहीं का ना कराऊँ, है ना, क्योंकि भाई होगा क्या, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो जो आपको अच्छे से समझ में ना आए, जिनको आप समझो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है और हमें ऐसे क्वेश्चन सीखना है, तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको नोट करना वाला लगे। देखो अब मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है 3,000, ठीक है सर। रेट दे रखा 16:2/3, 16 तिया 48, 2 50/3, 50/3% कह सकते हैं। टाइम हमें दे रखा है 8 मंथ। भाई 8 मंथ रेट में जहाँ कहीं वार्षिक नहीं लिखा होता हम मानते हैं कि वो वार्षिक है, तो इसको भी हम समय को भी वार्षिक में बदलेंगे, 8/12, 4 दूँ 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष होगा। अब आपसे पूछे है सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P/R/T और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 100। मान रखो मेरे दोस्त, प्रिंसिपल है आपका 3,000, हमने 3,000 रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50 और बटे कितना हो गया 3, समय है आपका 2/3, तो ये हो गया 2/3, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। केवल इसको आपको सॉल्व करना है बस, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो गए, 3 से काटेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा, तो 50 दूना 100, 100 धम्मा कितना हो गया 1,000, 1,000 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 1,000 बटे कितना हो गया 3 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333.33 रुपये आपका ब्याज मिलेगा। 333.33 रुपये क्या मिलेगा आपको ब्याज मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। एक लाइन का प्रश्न था, फिर से समझिए भाई, 3 से हमने काटा 30 को 10 बार गया, नीचे 2 बच गया, 50 दामा 500 दूना 1,000/3 काटा 333.33 रुपये। और इसी को आप अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 333.1/3%। 333 तिया 999 में 1 जोड़ोगे तो 333 तिया 999 100/3%, का चिन्ह नहीं लगेगा, इतना रुपये आंसर होगा। ठीक है ना भाई, समझ गए हो। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न अपना नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
यह प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि प्रिंसिपल इसमें दिया गया है आपको 2000, भाई प्रिंसिपल आपको दिया 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, टाइम आपको दिया गया 3 ईयर्स, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने केवल लैंग्वेज नहीं लिखा है, बाकी मैंने पूरा डाटा यहाँ पर लिख दिया, लैंग्वेज नहीं लिखा है बस। अगर लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होगी कि 2000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और यही क्वेश्चन इस लैंग्वेज में बन सकता है कि 2000 रुपये को एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे जमा किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो, तब भी यही लगेगा। डाटा हमारा यही रहेगा, लैंग्वेज आपकी भांति भांति प्रकार की आ सकती है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। a बराबर P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर t, यही ना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। भाई हमारा प्रिंसिपल कितना है 2000, हमने रख दिया 2000, 1 प्लस रेट है 10 बटे के 100, यहाँ पर 1, और इसकी पावर समय 3 वर्ष, 0 से 0, 10 एक कम 10 1 बटे 11, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। भाई क्यों 11 बटे 10? क्योंकि 10 एक कम 10 11 बटे 10 जितनी बार होता है उतनी बार लिखते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गिन के हमने काट दिए, 11 गिरे हम 21, 121, 1331, 1331 इंटू के 2, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1331। सॉल्व करेंगे 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एक कम 2, 26 62 क्या आया, अमाउंट आया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, हमने क्या निकाला, ए निकाला, और ए का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। वह धन जिसमें ब्याज ऐड होता है उसे मिश्र धन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, वो होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यानी 2662, और माइनस कर देंगे 2000, तो वी कैन से दैट 662 आपका राइट आंसर आएगा। 662 रुपये आपका आएगा ब्याज। क्या आप समझ पा रहे हो, 662 रुपये क्या आएगा, आपका ब्याज आएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आपकी आई होंगी, है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। जल्दी से आप इसको शानदार तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर बात हो गई भाई? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ज़रा समझिए। यह क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि log 25 प्लस में log 36 का मान बताओ। log 25 प्लस में log 36 का मान बताओ। इस क्वेश्चन की मैं आधी कैलकुलेशन करूँगा। हम चाहते हैं कि आधी कैलकुलेशन आप खुद से करो, है ना। मैं सारा कुछ कर दूंगा, केवल आपको वैल्यू रखकर आपको सोचना है कैसे हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम कल की क्लास में इस क्वेश्चन को पूरा करा देंगे। अभी को मैं केवल आपको इसको बताऊंगा कि आप कितना लगाने के बाद आपको लगाना है ना। तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए। केवल आपको log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771। log 4 की वैल्यू 0.60 और 20, है ना। 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 की वैल्यू होती है 9879, है ना। यही तो होती है भाई। तो आपको मान रखना है बस। देखो कैसे भाई, हम log 25 को क्या कह सकते हैं, log 25 को मैं कह सकता हूँ log 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, प्लस log 36 को मैं कह सकता हूँ 6 की पावर 2, है ना। अब यही 2 हमारा कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और यही 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया, log 5 हो गया। अब मैं 5 को नहीं तोड़ सकता हूँ, 5 की एज इट इज़ वैल्यू रखूँगा, प्लस
2 आ जाएगा आपका आगे और इंटू आपका हो जाएगा log के 6। अब log 6 की वैल्यू नहीं पता है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे सर। कैसे बढ़ेंगे जरा देखो, 2 गुणे ये हो जाएगा log 5 प्लस में 2 इंटू के। log 6 की वैल्यू नहीं पता, ब्रैकेट लगाओ। 6 को आप क्या कह सकते हो, 6 को कह सकते हो log 2 इंटू के 3। 2 इंटू के 3 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कहोगे सर बिल्कुल। बस मेरे दोस्त यहीं से मान रखकर आपको उत्तर लाना है। 2 log 5 प्लस में 2 इंटू मल्टीप्लाई में है log m इंटू n, क्या होता है log m प्लस में log n। तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा log 2 प्लस में log 3। अब आप सोचो, यहाँ पर log 3 का मान रखोगे, यहाँ पर log 2 का मान रखोगे, जो निकल कर आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे और इधर भी मल्टीप्लाई कराओगे, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। तो इसका जवाब आप कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। इसका जवाब आप कमेंट में बताओगे। बाकी सारा मैंने सॉल्व कर दिया है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, है ना। जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इतनी बात समझ गए हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप बताने की कोशिश करो। अब हमारी शुरू होती अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा ये समझो। ये कह रहा x/2 माइनस के है आपका 1/5, ये है 1/5 और बराबर दिया गया आपका x/3 प्लस में है 1/4। आपको कहा इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताना है आपको। बस देखो मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपका एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्लस को जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं माइनस, माइनस को बराबर के इस तरफ या उस तरफ भेजेंगे तो प्लस होता है। हमेशा ये होता आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ ट्रांसफ़र करके x जो हमारा चर होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बस इतनी बात आपको समझना था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो, ये x वाला और ये x वाला, इन दोनों को हम एक तरफ ले आएंगे। हमने x/2 इधर ही रखा, ये प्लस के x/3 इधर आएगा तो माइनस के x/3, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 हमारा उधर ऐसे था, ये माइनस का 1/5 उधर जाएगा तो प्लस में 1/5। अब क्लियर चीज़ें हो गई ना। अब क्या करोगे आप, सॉल्व करो भाई। यहाँ हर बराबर करोगे तो 3x और माइनस के क्या हो जाएगा 2x और बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई। 2 3 6, 3x, 3 दूनी 6, 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 एकम कितना, 5 चौके 20, 4 एकम 4, है ना भाई। 4 पंचे 20 तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 तो 4 एकम 4। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 6 बराबर 5 4 हो गया 9 और बटे क्या बचेगा आपका 20। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 6 बटे में उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट भी सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर लो, 2 3 6 हो गया और 2 धाम कितना हो गया 20 हो गया ना। अब क्या करेंगे भाई, ये 3 उधर जाएगा तो 27/10, x बराबर कितना आ जाएगा 27/10। x बराबर आपका 27/10 आपका राइट आंसर। 27/10 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 27/10 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो, क्या आप हमारी बात से सहमत हो? यही आपका सही जवाब होगा। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इसको फटाफट तरीके से नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक चीज़ आप ईमानदारी से आप सोच कर, दिल पर हाथ रखकर आपको बताना है कि आप 20 मॉक टेस्ट हो, मॉडल पेपर यानी मॉक टेस्ट 19 हो चुके हैं।
क्या अब आपकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इतना चीज़ आप सोच कर बताओ एक बार कमेंट करके, है ना। एक बार आप सोच कर बताओ बस मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, x प्लस में 7 माइनस का है 8x/3 बराबर है आपका 17/6 और माइनस का है आपका 5x कितना है 2। इसको आपको सॉल्व करना है, और बताना है क्या आएगा जवाब। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। फटाफट से बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन जैसा अभी आपने लगाया ना, बिल्कुल डिट्टो वैसा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर अचर राशियों को एक तरफ ले आओगे, चर राशियों को एक तरफ ले जाओगे और x का मान निकाल लोगे, बस इतनी बात आपको करना, बाकी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कोशिश करो लगाने की आप, ठीक है ना, एक बार कोशिश करो लगाने की। देखिए 2 चैप्टर अभी आपके बचे हुए हैं, मैं लगभग सारी वीडियो में बताता हूँ, तो आप एक भी बार मत सोचना कि आपके मैं वो 2 चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, उसके क्वेश्चन तो मैं लगभग मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन उस चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊँगा, वो चैप्टर। और साथ में आपका बैंकिंग, चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक बाउंस कैसे होता है, लेन देन कैसे होता, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन जब एग्ज़ाम की डेट कंफर्म है उसके 3-4 दिन पहले मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि वो थ्योरिकल ज़्यादा है, उसमें न्यूमेरिकल कम आते हैं, क्वेश्चन कम आते हैं, थ्योरी ऑप्शन में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, तो वो मैं तब बताऊँगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ज़रा मेरी बात को समझना। भाई ये प्लस के साथ उधर मैं माइनस में क्या भेज सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल भेज सकते हैं। इस प्लस के साथ को मैं उधर भेजूंगा तो यह माइनस में आ जाएगा, और इस माइनस के 5/2 को इधर भेजूंगा तो यह प्लस में आ जाएगा। इधर आपका बचा क्या था, इधर आपका बचा था x माइनस में 8x/3 और वो माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x और बटे में 2 हो जाएगा, बस बात खत्म। 17/6 इधर बचा, क्योंकि माइनस के 5/2 तो हम इधर ले आए, प्लस के 7 उधर जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा। हो गया सर, अब इसको सॉल्व करो। भाई परिमेय संख्या हम बनाएंगे तो हम बटे 1 मानेंगे, इनका एलसीएम लो, 1 3 2 का एलसीएम 6, यानी 3 से नीचे गुणा 3 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, 6 से नीचे गुणा और 6 से ऊपर गुणा। तो नीचे तो 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, 3 दूनी 6 ही आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा 6x, माइनस में 8 दूनी 16x हो जाएगा, और प्लस में 5 तियाँ 15x हो जाएगा। उधर कितना होगा, 6 सत्ते 42, यानी 17 माइनस के 42 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्लियर बात हो गई ना। अब देखो भाई यहाँ 15 और 16 को जोड़ेंगे 21x, भाई दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे ना, 21 में से 16 जाएगा तो ऊपर बच जाएगा आपका 5x बटे में 6 बराबर 17 में से 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 25, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का 25/6, 6 से 6 जय श्री राम कट गए, तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 25, ये हो गया 5 आपका आ गया बट्टे में, तो 5 5 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5 आ गई। आपका सही जवाब है, नोट कर लो भैया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है माइनस के 5, है ना। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किस पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका युगपत समीकरण से है, उसको सॉल्व करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा x माइनस वाई बराबर 4 दिया है आपको, और दिया है 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y बराबर 27। तो आपसे पूछे है कि x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछे।
देखो इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हो, विलोपन से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रतिस्थापन से बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल होती है ना। तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ भाई, इस क्वेश्चन को लगाएंगे अगर तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के वाई बराबर 4, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा है हमारा 3x प्लस में 2y बराबर 27, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। किसी एक समीकरण से, चलो मैं चल रहा हूँ समीकरण 1 से, क्योंकि हम यहाँ से इजीली एक का मान निकाल सकते हैं, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, यानी मैं इसको x बराबर के 4 प्लस में y कह सकता हूँ। ये हो गया समीकरण 3, इसको मैंने डिब्बे में पैक कर लिया, ये समीकरण 3 हो गया। अब अगर मेरे दोस्त समीकरण 3 पता चला है तो आप इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखना, जिससे चले हो उसमें मान नहीं रखना है भाई। 2 1 से चले थे तो 2 में रखेंगे मान। तो हम कह सकते हैं कि अपनी जो इक्वेशन थर्ड है, यानी समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि भाई समीकरण 1 से तो चले थे, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस में 2y बराबर के 27 है। तो यहाँ पर हम x बराबर रखेंगे कितना, 4 प्लस में y, तो ये 3, ये हो जाएगा 4 प्लस में y, x बराबर मैंने प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस 2y बराबर के 27। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 3y हो जाएगा, है ना, और ये प्लस में हो गया आपका 2y बराबर का कितना हो गया, 27 हो गया। 3 और 2 5y, और ये 12 प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो 27 माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 5y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 27 में से 12 5 15 बच गया, यानी यहाँ बच गया 15। तो y बराबर कितना, 5 तियाँ 15, y बराबर 3 है। x का मान पता करना है, समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 x बराबर है 4 प्लस में y, तो x बराबर 4 और y है 3, यानी x बराबर कितना आएगा, 7 आपका राइट आंसर है। कितना, 3 और 7 आपका सही जवाब है। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आज के हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, यानी प्रश्न संख्या नंबर किस पर पहुंचते हैं, तो 9 पर, है ना। इसको आप एक बार नोट करो जल्दी से भाई, ठीक है। चलिए आगे पहुंचते हैं, अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा समझिए। ये कह रहा एक बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, तो 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, तो ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो आपसे कहा है कि बेलन का वॉल्यूम क्या है, बेलन का आयतन आपसे बताना है, बेलन का आयतन। देखिए ये जो है आपका ना, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन सिंपल है, लेकिन किन के लिए, जिनको फार्मूले पता है। और जब मैथ सीख रहे हो भाई साहब ना, तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना पड़ेगा, है ना। यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, जो खूब प्रैक्टिस करते हैं, उनके भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप समझो कि मैं अगर बैठे बैठे पढ़ लूँगा तब चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो एक बार अपना जितना भी दे सकते हो आप, अपना जो भी टाइम दे सकते हो, टाइम आप अपनी प्रैक्टिस पे दीजिए, ठीक है ना। चलो देखो, मैं अगर बात करता हूँ तो बेलन कैसे बनता है, बेलन हमारा ऐसे बनता है ना। देखिए अगर एक बार चित्र आपके दिमाग में कंफर्म है ना, तो आप चीज़ों को लगा सकते हो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हाइट होती है ना। आपको रेडियस दिया गया, आर की वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर। देन आपको हाइट भी दे रखा है, एच की वैल्यू कितनी है, तो वो 20 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछे कि केवल वैल्यूम, तो बेलन का आयतन होता क्या है मेरे दोस्त, बेलन का आयतन होता क्या है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं कह दूं यहाँ पर कि पाई आर की वैल्यू मैं 22/7 रख देता हूँ। आर की वैल्यू, अब चीज़ों को समझो, ये भैया 3.5 लिखा है, क्या मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना 7/2 लिखूंगा, क्योंकि हमें ना पॉइंट में कैलकुलेशन करना दिक्कत पड़ता है। तो हमने 7/2 रख दिया। हाइट कितनी है 20, तो 20 रख दिया। काटो पीटो, 7 से ये खत्म, 2 से काटेंगे 11 बार में, है ना, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, तो 11 सत्ते 70 और 70 का 11 सत्ते 77, 770। चूंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा कितना आता है घन में, तो ये सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर आप पॉइंट में करते तब भी आता, मैं करके बता दे रहा हूँ। 22/7 इंटू के 3.5 इंटू के 3.5 इंटू के 20, 7 से काटते 7 पंजे 35, कितना आ जाता 0.5 आ जाता ना। 22 का अगर 0.5 से गुणा कराते तो 11 इंटू 3 इंटू 5 हो गया 20, 11 पछे 55 के 5 हासिल 5, 11 तिया 33, 5 38, 38.5 इंटू के 20 गुणा करा लेते, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 2 8 16, 1 17, 2 तिया 6, 1 7.1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले 770। यहाँ से भी आता, यहाँ से भी आता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप पॉइंट की कैलकुलेशन से बच सको। आप 3.5 को 7/2 भी कह सकते हो, है ना। समझ गए भाई? कोई दिक्कत हो तो बताओ एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप समझ गए हो चीज़ों को? क्लियर बात? डन है ना भाई साहब? चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको दूंगा आपका होमवर्क, और करके जवाब कमेंट में बताना। एक तो लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे, और एक जो अभी मैं दूंगा उसको भी आपको बताना है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा ये समझो। इसमें एक आपको सर्कल दे रखा है, ऐसे वाला, है ना, ऐसे वाला सर्कल दे रखा है। यहाँ आपको पूरा का पूरा क्या दे रखा है, डायगोनल। डायगोनल मतलब व्यास कितना दे रखा है, पॉइंट के 14 मीटर। इसकी पूरी लंबाई दे रखी है कितनी, 0.14 मीटर। तो आपसे पूछा है तो वृत्त की परिधि, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में बताओ। लगाओ भैया प्रश्न को, वृत्त की परिधि आपको सेंटीमीटर बताना है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ, और होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पर होमवर्क का क्वेश्चन लिखा है कि 2000 रुपये की राशि को ABC में आपको बांटना है। ABC में बांटना है कैसे, 1/2, 1/3, 1/4 के हिसाब से। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 2000 रुपये की राशि को बांटना है, और तीनों का हिस्सा आपसे पूछे हैं। सबका हिस्सा बताना है आपको, सबका हिस्सा बताना है, सबका हिस्सा बताओ। ये होमवर्क है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ, फिर हम आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना। देखो हमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये जो 0.14 है ना, डी की वैल्यू 0.14 मीटर। डी बोले तो डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या होता है भाई, डायगोनल मतलब क्या होता है, डायगोनल ही बोलते हैं ना इसको। चलो ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं, इसको कहते हैं व्यास, है ना। तो व्यास अगर 0.14 मीटर है, सेंटीमीटर बदलेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी डी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आर क्या होता है, डी का आधा होता है। आर क्या होता है, डी का आधा होता है। और परिधि हमसे पूछे हैं, परिधि होता क्या है, 2πr होता है। परिधि होता है 2πr, 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। 44 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। देखो अगर इसी चीज़ को आप कुछ ऐसे सोचते तो क्या आप कर सकते थे, जरा बात को समझना। अगर मैं बताऊं पॉइंट के 14 है, पॉइंट के कितना है 14 है, इतनी बात समझे। मीटर है, इसको जब हम आधा करेंगे तो इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
पॉइंट के साथ, बात को मैं समझा रहा हूँ तब समझना भाई, 2 सत्ते 14 पॉइंट के 7। अब कहोगे सर अब इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूं, तो सेंटीमीटर बदलने दशमलव के 07 आ जाता, दशमलव के क्या आ जाता, 07 आ जाता, दशमलव के 07। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, मेरी बात को समझना। आप तुरंत आधा नहीं करोगे, आप पहले आधा नहीं करोगे। अगर ऐसा प्रश्न आएगा आपको पहले उसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है भाई। 0.14 मीटर को सेंटीमीटर बदला, दशमलव हट गया तो 14 सेंटीमीटर, 14 को अब हमने आधा किया तो 7 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। 7 सेंटीमीटर रेडियस सॉल्व कर लिया, 44 सेंटीमीटर आंसर। ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आई हैं तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्त मित्रों के संग जरूर शेयर करना। मिलेंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट यानी कल की क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।